नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध को लक्षित करने वाली संधि को अंतिम रूप दिया। नेपाल के मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता देने हेतु भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव्स की यात्रा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री G1 योजना में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मॉडल सोलर विलेज घटक को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए इसी के साथ खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध को लक्षित करने वाली संधि को अंतिम रूप दिया। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध को अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से रोकना तथा उससे निपटना है। यह संधि विशेष रूप से बाल यौन शोषण की तस्वीरों और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर केंद्रित है। 40 सदस्य देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि किए जाने के बाद यह संधि लागू हो जाएगी। वहीं 2001 में संपन्न हुआ बुडापेस्ट कन्वेंशन दुनिया भर में साइबर अपराध कानूनों के लिए दिशा निर्देश या संदर्भ के रूप में कार्य करता है। चलिए ये समझते हैं कि संधि का क्या महत्व है। ये संधि पहली बार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध और डेटा तक पहुंच में सक्षम बनाने वाला कानूनी ढांचा स्थापित करती है और साथ ही ये साइबर अपराध से समाज की रक्षा के लिए एक वैश्विक आपराधिक न्याय नीति भी स्थापित करती है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहला है घरेलू कानून। ये संधि देशों से ऐसे कानून बनाने का आह्वान करती है जो लोगों द्वारा ऐसी सूचना और संचार प्रणाली का उल्लंघन करना गैर कानूनी बना देंगे जिनकी ऐसी प्रणाली तक पहुंच नहीं है। दूसरा है बच्चों को यौन शोषण से बचाना। ये संधि देशों को बाल यौन शोषण संबंधी ऑनलाइन कंटेंट के सृजन, प्रस्तुति, बिक्री, वितरण आदि को अवैध घोषित करने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरा है मानवाधिकार। देश ये सुनिश्चित करेंगे कि इस संधि के तहत उनके दायित्वों का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निर्धारित उनके दायित्वों के अनुरूप हो। और चौथा है डेटा संग्रह। ये संधि देशों को दोष सिद्धि के लिए प्रासंगिक डेटा को संग्रह या रिकॉर्ड करने और सेवा प्रदाताओं को संबंधित जानकारी या दस्तावेज सौंपने के लिए बाध्य करने की अनुमति देती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। नेपाल के मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता देने हेतु भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और नेपाल के बीच यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। गौरतलब है कि मुनाल सैटेलाइट नेपाल में बनाया गया एक स्वदेशी उपग्रह है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व यानी वेजिटेशन डेंसिटी का डेटाबेस तैयार करना है। इस सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से लॉन्च किया जाएगा। खबर की शुरुआत में अंतरिक्ष कूटनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का क्या महत्व है, ये भी समझ लेते हैं। पहला पहलू है ग्लोबल साउथ का सहयोग। भारत अंतरिक्ष में खोज के लिए संसाधनों के निर्माण और साझा अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर आम सहमति बनाने में अधिक निवेश कर रहा है। इसका एक उदाहरण दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना है। अगला पहलू है राष्ट्रीय सुरक्षा। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर समझौता किया है। इसके तहत भारत अपने स्पेस एसेट्स पर खतरों को कम करने के लिए अमेरिकी रेडार और सेंसर नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण। इसके जरिए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो यानी उन्नति पहल के तहत विदेशी इंजीनियरों या वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। और अंत में संघर्ष मुक्त अंतरिक्ष। भारत ने आउटर स्पेस का शांतिपूर्ण उद्देश्यों से उपयोग करने और इसे संघर्ष से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इससे जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन की संख्या कम है, बहुपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी का अभाव है आदि।
खबर के अंत में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में समझ लेते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग। हाल ही में भारत आर्टेमिस एकॉर्ड में शामिल हुआ। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी NISAR उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। भारत यूरोपीय संघ सहयोग। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के उपग्रहों से अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा साझा करने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अंत में भारत रूस सहयोग। रूस भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव्स की यात्रा की। सबसे पहले इस यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर एक नजर डालते हैं। इस अवसर पर मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत से जुड़े समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और अड्डू डिटॉल लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने भारत की सहायता से विकसित किए जा रहे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP की प्रगति की समीक्षा भी की। इस प्रोजेक्ट के जरिए माले को विलिंगली, गुल्हिफाल्हु और थिलाफुशी के पास वाले द्वीपों से जोड़ा जाएगा। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत के लिए मालदीव्स का क्या महत्व है। पहला है जियो इकोनॉमिक्स या भू अर्थशास्त्र। मालदीव प्रमुख वाणिज्यिक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOC यानी प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है। भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात अरब सागर में SLOC वाले समुद्री मार्गों के जरिए ही होता है। दूसरा है भू राजनीतिक महत्व। ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने तथा भारत के सागर विजन यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव्स भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख भागीदार भी है। रक्षा सहयोग के नजरिए से देखें तो एकुविरन अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यास, समुद्री डोमेन जागरूकता आदि रक्षा सहयोग के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ऐतिहासिक संबंध के तौर पर देखा जाए तो दोनों देश नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख चुनौतियां भी शामिल हैं। पहला है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन मालदीव में सीनामाले पुल का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा चीन ने मालदीव को सैन्य सहायता देने के लिए उसके साथ कई समझौते भी किए हैं। दूसरा है मौजूदा सरकार के तहत भारत विरोधी भावना में वृद्धि। पिछले कुछ समय से मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन देखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की थी, इंडिया आउट कैंपेन चलाया आदि। और तीसरी चुनौती है मालदीव में इस्लामी कट्टरपंथ का उदय। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भी शामिल है। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री G1 योजना में संशोधनों को मंजूरी दी। योजना में नए संशोधनों का उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ाना है। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीन तकनीकों एवं नए फीड स्टॉक्स पर जोर देना है। गौरतलब है कि 2022-23 में पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है। इस तरह पेट्रोल में इथेनॉल की वर्तमान मिश्रण दर 15% से अधिक है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025-26 के अंत तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। अब प्रधानमंत्री G1 योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री G1 यानी JIVAN से आशय है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी यानी 2G के इथेनॉल के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से पानीपत में भारत के पहले 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना में मदद मिली है। इसकी स्थापना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने की है। खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री G1 योजना में किए गए मुख्य संशोधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कार्यान्वयन अवधि का विस्तार किया गया है। इसे 5 वर्ष बढ़ाकर 2028-2029 तक कर दिया गया है। योजना के दायरे का विस्तार किया गया है। कृषि अवशेषों, वानिकी अपशिष्ट, औद्योगिक उप उत्पाद जैसे लिग्नोसेल्यूलोसिक फीड स्टॉक्स और शैवाल से जैव ईंधन प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतिम पहलू है पात्रता विस्तार। बोल्ट ऑन प्लांट्स और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी योजना में शामिल हो सकेंगे।
संशोधनों का क्या महत्व है, आइए अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कई क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी और कृषि अवशेषों की बिक्री करके किसानों को नियमित आय प्राप्त हो सकेगी। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा ये संशोधन 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके साथ ही ये संशोधन मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हैं। खबर के अंत में जैव ईंधन उत्पादन स्रोत की अलग अलग पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली पीढ़ी, इसमें खाद्य फसलों से जैव ईंधन उत्पादन किया जाता है। इससे खाद्य संकट पैदा होने का खतरा है। दूसरी पीढ़ी, इसमें कृषि एवं वन अवशेषों जैसी गैर खाद्य सामग्रियों तथा बायोफ्यूल के लिए उगाई जाने वाली फसलों से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। तीसरी पीढ़ी, इसमें शैवाल जैसे जलीय बायोमास से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। और अंत में है चौथी पीढ़ी, इसमें इंजीनियर्ड पादपों और सूक्ष्म जीवों से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी की। इन फसलों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया है। फसलों की इन नई किस्मों को लैब टू लैंड कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है। ICAR एक फसल सुधार कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य व्यापक अनुकूल क्षमता और उच्च उपज देने वाली नई फसल किस्मों और संकर किस्मों का विकास करना है। फसल सुधार प्रक्रिया अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करती है, जैसे जीनोमिक्स असिस्टेड सिलेक्शन। जीनोमिक्स असिस्टेड सिलेक्शन GAB एक रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें पारंपरिक तरीके से होने वाली पौधों की प्रजनन प्रक्रिया को तेज करने के लिए जीनोमिक्स के नॉलेज और एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दूसरी रणनीति है फेनोमिक्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लक्षणों का व्यवस्थित मापन और विश्लेषण करना। इसके अलावा तीसरी रणनीति है पारंपरिक प्रजनन या जैव प्रौद्योगिकी आधारित अप्रोचेस, जैसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग। खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया है, जैसे कि आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं। यह पारंपरिक फोर्टिफिकेशन से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों की बजाय फसलों की वृद्धि के दौरान उनमें पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना है। इसके चलते लैब टू लैंड कार्यक्रम के बारे में भी समझते हैं। ये कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने को बढ़ावा देता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि फसल सुधार की आवश्यकता क्यों है? इस ओर पहला कारण है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का प्रबंधन। जलवायु अनुकूल बीज प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। बीटी कपास इसका एक उदाहरण है। जलवायु अनुकूल फसलें रोगों और कीटों के हमलों के कारण होने वाली फसलों की हानि को कम करती है। अगला है खाद्य सुरक्षा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2030 तक कृषि उपज में 16% तक की गिरावट आ सकती है। पोषण सुरक्षा के तौर पर देखें तो भारत सरकार देश को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए मिड डे मील यानी PM पोषण योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बायोफोर्टिफाइड भोजन को बढ़ावा भी दे रही है। इसके अलावा ये किफायती भी है क्योंकि बायोफोर्टिफाइड किस्मों की फसल में पोषण युक्त खाद्यान्न तैयार करने पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है। उदाहरण के लिए देखें तो विटामिन A से भरपूर मक्का और चौथा कारण है किसानों की आय में वृद्धि। उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसल किस्में किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने में योगदान करती हैं। आइए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मॉडल सोलर विलेज घटक को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने जारी किए हैं। MNRE प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का नोडल मंत्रालय है। इससे पहले क्षमता निर्माण जैसे अन्य उपघटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मॉडल सोलर विलेज के बारे में बात करें तो इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है। आपको बता दें कि यह घटक ग्रामीण समुदायों को उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाएगा। जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाला गांव इसके लिए पात्र है। केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक मॉडल विलेज को
1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित राज्य की राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित कोई अन्य संस्था होगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर स्थापित करना है और 1 करोड़ घरों को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करना है। सब्सिडी के तरीके की बात करें तो 2 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी सोलर यूनिट की लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्रों की अतिरिक्त लागत का 40% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। संभावित लाभ की बात करें तो 1 करोड़ परिवार प्रतिवर्ष सामूहिक रूप से 15,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकेंगे और इसके साथ ही लाभार्थी परिवार विद्युत वितरण कंपनियों या डिस्कॉम को सरप्लस बिजली बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है तिमोर लेस्ते। इस देश की राजधानी है दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। इसलिए हम इस देश के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। यह तिमोर द्वीप के पूर्वी आधे हिस्से और पास के छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि तिमोर द्वीप पर इसकी अवस्थिति के कारण इसे पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है। इसके दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटर जल संधि, उत्तर पश्चिम में ओम्बाई जल संधि और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर है। इसके साथ ही पश्चिमी तिमोर इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत का हिस्सा है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ का उच्चतम बिंदु माउंट टाटा मेलॉ है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास है। IUCN ने नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया है। इसे लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने सुपारी के पेड़ों में कोले रोग को नियंत्रित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके कृषि क्षेत्र कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जापान ने अपने दक्षिण पश्चिमी प्रशांत तट पर नानकाई गर्त में पहली मेगा क्वैक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को मेगा क्वेक कहा जाता है। नानकाई गर्त जल सतह के नीचे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन है। इस जगह यूरेशियन प्लेट फिलीपीन सागर प्लेट से टकराती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में अवस्थित है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। ये एक लघु आकार का मूंगा द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के कारण शरीर में डिस्बियोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। डिस्बियोसिस शरीर में माइक्रोबियल प्रजातियों की संख्या में असंतुलन और कुछ शारीरिक माइक्रोबायोम के भीतर माइक्रोबियल विविधता में कमी है। परसीड उल्का बौछार जुलाई में शुरू हुआ और हाल ही में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। परसीड उल्काएं वास्तव में स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु के अवशेष हैं। ये एक प्रकार की खगोलीय परिघटना है। इस परिघटना के दौरान कम अवधि में कई उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।